हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो चैनल पे जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस जो है शुरू हो चुकी थी और उसमें हम लोग फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हम जो है पहला जो हमारा चैप्टर था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है शैक्षिक विचारधाराएं। तो इस चैप्टर में आपको 3 वाद पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला वाद आपका है आदर्शवाद। तो आज की वीडियो में हम लोग आदर्शवाद के बारे में देखेंगे और आदर्शवाद को हम लोग दो भाग में कंप्लीट करेंगे। पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की परिभाषाएं और अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसके पाठ्यक्रम वगैरह भी देखेंगे और साथ ही शिक्षण विधियों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी आदर्शवाद से रिलेटेड जो चीज़ें बचेंगी, जो टॉपिक बचेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पे चलिए हम आदर्शवाद के बारे में देखते हैं। तो आदर्शवाद क्या है पहले उसको जानेंगे। यहाँ पे जो भी सॉलिड पॉइंट होगा आदर्शवाद का कि उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, हम केवल उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको डीएलएड में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। जो भी आप लिखेंगे बिल्कुल सॉलिड लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले आदर्शवाद के बारे में बताएंगे कि आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडियलिज्म। अब यहाँ आइडियलिज्म की बात करें तो यहाँ देखिए यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आइडिया और दूसरा शब्द है इज्म। बीच में एल अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। मतलब जो आइडियलिज्म है इसमें 2 शब्द है, एक आइडिया है और एक दूसरा क्या है? इज्म है। जो एल यहाँ पर है, यानी जो ये एल है, केवल ये शोभा बढ़ाने के लिए, शब्द को अच्छा बताने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए यूज किया गया है। एल का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यहाँ पर क्या क्या है? आइडिया और इज्म। अब हम इस आइडिया को जानेंगे कि आइडिया का क्या अर्थ है और इस इज्म के बारे में जानेंगे कि ये इज्म का क्या अर्थ है। तो देखिए आइडिया का अर्थ विचार होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आइडिया आया मतलब विचार आया, और इज्म का अर्थ होता है वाद। तो अगर हम आइडिया और इज्म का जो हिंदी अर्थ है अगर उसको मिला दे तो हमें क्या बनता है? विचारवाद। इसीलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। मतलब आदर्शवाद को और किस नाम से कह सकते हैं? विचारवाद। तो आपसे क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ सकता है कि विचारवाद क्या है। तो आप बस इतना जानिएगा कि आदर्शवाद को ही हम लोग विचारवाद भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आदर्शवाद को किन किन नामों से जाना जाता है तो वो भी यहाँ पे देखिए कि वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। मतलब आदर्शवाद के जो अन्य नाम है, अगर आपसे ये पूछ दे कि आदर्शवाद के अन्य नाम क्या हैं वो बताइए, तो आप बताएंगे कि प्रत्ययवाद, विचारवाद और अध्यात्मवाद। क्योंकि इसमें अध्यात्म की बातें ही इस आदर्शवाद के दौरान ज़्यादा कही गई थी, इसीलिए इसके जो अन्य नाम हैं वो ये हो जाएंगे विचारवाद, प्रत्ययवाद और अध्यात्मवाद। लेकिन हम वर्तमान समय में इन जो 3 वाद यहाँ पे मैं बता रही हूँ, प्रत्ययवाद, विचारवाद और अध्यात्मवाद, इनके जगह पर वर्तमान समय में हम लोग आदर्शवाद शब्द को जो है अधिक महत्व देते हैं, यानी इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने ऊपर भी बताया, आइडियलिज्म को 2 भागों में तोड़ा गया, एक आइडिया और दूसरा इज्म। आइडिया का अर्थ होता है विचार, इज्म का अर्थ होता है वाद। तो इस तरीके से आप फिगर जो है वो दिखा के भी अपना जो लाइन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जामिनर को इन सब चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आई थिंक कि आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अगर हम आगे की बात करें तो और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है आदर्शवाद में, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शिक्षा में आदर्शवाद सबसे प्राचीन विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से मानी जाती है। यानी अगर हम सबसे पुरानी विचारधारा की बात करें शिक्षा में कि सबसे प्राचीन विचारधारा रही है, तो शिक्षा में आदर्शवाद को ही जो है सबसे प्राचीन विचारधारा माना गया है। और इसकी उत्पत्ति यानी इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो प्लेटो के जो विचारवादी सिद्धांत हैं उन्हीं से इसकी उत्पत्ति को जो है माना गया है। अर्थात प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि आदर्शवाद के जन्मदाता का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप बताएंगे प्लेटो को दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या रहेगा? यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। अभी पीछे ही मैंने बोला कि आदर्शवाद में अध्यात्मवाद को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो अध्यात्मवाद की बात करें तो यह विचारधारा जो है वो मानती है कि जो ये ब्रह्मांड है
यानी ये जो पूरी सृष्टि है, विश्व है, ये ब्रह्मांड है पूरी, जो ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है। यानी जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो किसके द्वारा निर्मित है? ईश्वर द्वारा निर्मित है। ये विचारधारा आदर्शवाद के लोगों द्वारा मानी जाती है। और यह क्या मानती है? और ये आदर्शवाद यह भी मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत क्या है? श्रेष्ठ है, बड़ा है, बेहतर है। यानी वस्तु जगत यानी भौतिक जगत की अपेक्षा कौन ज़्यादा बेहतर है? आध्यात्मिक जगत बेहतर है। ये आदर्शवाद का मानना है। साथ ही इसमें क्या है कि इसमें विचारों, आदर्शों, मूल्य पर बल दिया जाता है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म में विचार जो हैं कैसे हैं, आपके आदर्श, आपके मूल्य क्या हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे आई थिंक प्रीवियस ईयर में पूछा भी है और आपसे इन जो है फ्यूचर पूछ भी सकता है कि आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो आत्मानुभूति क्या है इसका अंतिम उद्देश्य है। मतलब मनुष्य को खुद से खुद की अनुभूति हो कि वो क्या कर रहा है, जो सही है कि नहीं है। यानी इंसान जो है खुद के बारे में समझकर जो भी चीज़ें वो कर रहा है उसके बारे में खुद अनुभूति करे कि क्या वो चीज़ सही है या गलत। तो वो इस आदर्शवाद का क्या है? अंतिम उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है 1 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इसके अलावा ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्शवाद के दार्शनिक प्रवर्तक के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपने प्लेटो के बारे में देखा था कि प्लेटो को हम लोग इस सिद्धांत का जनक मानते हैं, आदर्शवाद का जनक मानते हैं, विचारवादी सिद्धांत का जनक मानते हैं। तो प्लेटो के अलावा कौन कौन से अन्य दार्शनिक प्रवर्तक हैं आदर्शवाद के? तो वो कौन कौन है? सुकरात हैं, डेकार्ट हैं, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल, एडम्स, फ्राबेल, स्पिनोज, पेस्टोलॉजी आदि। तो इनमें से कुछ के नाम आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 2 या 3 तो याद ही कर लीजिएगा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो ने तर्क के आधार पर 3 शाश्वत विचारों को स्वीकार किया है। कौन कौन से 3 विचार उन्होंने स्वीकार किया है प्लेटो ने? सत्यम, शिवम, सुंदरम। यानी आदर्शवाद में सत्यम, शिवम, सुंदरम का बहुत महत्व है। इस चीज को जो है आदर्शवाद मानता है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम बहुत जरूरी है। तो इन 3 विचारों जो प्लेटो थे उन्होंने तर्क के आधार पर इन जो 3 विचार हैं इसको स्वीकारा भी था कि आदर्शवाद के कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे आदर्शवाद की परिभाषाएं। यहाँ तक आपने आई होप कि देख लिया और यहाँ तक चीजें आपने पढ़ी वो इनफ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अब हम बढ़ेंगे आदर्शवाद की परिभाषाओं की तरफ। तो आदर्शवाद की परिभाषाएं में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैंने 3 परिभाषाएं लिखी है और तीनों ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये हो सकता है कि लघु उत्तरी में आपका पूरा परिभाषाएं देके पूछते कि ये किसके अनुसार कहा गया है। आपसे ये पूछ सकता है कि पैट्रिक के अनुसार आदर्शवाद की परिभाषा क्या है। तो जो 3 महत्वपूर्ण परिभाषा थी आदर्शवाद की वो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है। तो पहला है पैट्रिक के अनुसार, तो जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ में देखता है उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन को मानता है। यानी भौतिकवाद जो है पदार्थ में देखता है और जबकि आदर्शवाद मन को ही मानता है। संसार का आधार क्या है? मन है। और J.S. रॉस के अनुसार क्या है? आदर्शवाद के अनेक रूप है किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। क्योंकि सभी चीज़ें देखिए अध्यात्म से रिलेटेड हैं आदर्शवाद के अंतर्गत, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने अपने परिभाषाएं भी दी हैं। तो हेंडरसन के अनुसार क्या है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो ये 3 परिभाषाएं मैंने यहाँ पे रखी हैं। अब हम बात करेंगे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो वैसे भी आप लोगों ने जान लिया कि क्या है आदर्शवाद। अब आदर्शवाद के अनुसार यानी आदर्शवाद क्या मानता है, शिक्षा का अर्थ आदर्शवाद क्या समझता है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय क्या है? शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव एवं सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिससे मानव अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ होता है।
यानी शिक्षा का आशय, शिक्षा का अर्थ क्या है आदर्शवाद के अनुसार? वो ज्ञान, अनुभव या सद्गुण प्राप्त करने वाली प्रक्रिया होती है शिक्षा का अर्थ, जिससे क्या हो, जिससे जो मनुष्य है वो अपने व्यक्तित्व की उन्नति करे, अपने व्यक्तित्व को बेहतर करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। यानी वो अपनी व्यक्तित्व को इतना अच्छा कर ले, इतना बेहतर कर ले, उसमें इतनी उन्नति कर ले कि ईश्वर की प्राप्ति करने में वो समर्थ हो जाए। उस ज्ञान, अनुभव और सद्गुण प्राप्त करने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ समझते हैं। अगर छोटे भाषा में अगर कहें, यानी छोटे लाइन में अगर इस चीज को हम कहना चाहें तो अर्थात आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर पाता है। तो ये हो गया आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होगा। यानी देखिए, शिक्षा के माध्यम से ही जो है व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को जो है वो पा सकता है, प्राप्त कर सकता है। ये आदर्शवादी ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य में लिखेंगे कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या उद्देश्य है? पहला है आत्मानुभूति, यानी व्यक्ति जो है खुद अपनी जो चीजें कर रहा है कि ये सही है या गलत है, उसको उसकी अनुभूति खुद हो जाए, यानी खुद के बारे में जो है समझ पाना। तो ये शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि ऐसा होगा तभी अब व्यक्ति जो है सही गलत, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ पाएगा, अपने व्यक्तित्व को बेहतर कर पाएगा, ताकि जो है वो आध्यात्मिक जगत को अपना पाए, इस ईश्वर को जो है प्राप्ति करने में समर्थ हो पाए। अभी ऊपर जो आपने देखा, तो आत्मानुभूति होगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो आदर्शवाद के अंतर्गत जो शिक्षा का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के अंदर आत्मानुभूति को जो है उत्पन्न कर पाना। दूसरा है आध्यात्मिक विकास करना, यानी शिक्षा, इसलिए भी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हम आदर्शवाद की बात करें तो ये है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक जो है वो विकास हो पाए। तो आध्यात्मिक विकास करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा है बौद्धिक एवं नैतिक विकास करना, यानी व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक विकास करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है आदर्शवाद के अंतर्गत, क्योंकि ऐसा होगा तभी व्यक्ति जो है अध्यात्मवाद की तरफ आगे बढ़ेगा, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ेगा। और चौथा है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, क्योंकि सत्य बोलेंगे आप तभी जो है चीज़ें बेहतर होंगी। जब आप सत्यम शिवम सुंदरम को अपनाएंगे तभी आप जो है अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पांचवा है सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा स्थानांतरण करना, यानी जो सांस्कृतिक संपत्ति चली आ रही है लोगों तक आगे अपनी जनरेशन में बढ़ाने के लिए उसकी रक्षा करना, उसका विकास करना और अपनी आगे वाली जनरेशन को स्थानांतरण करना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आदर्शवाद के अंतर्गत। छठा है पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना, यानी एक बेहतर जीवन के लिए तैयारी करना जहाँ पर छल कपट ना हो, भौतिक जो है लालच ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो, एक सादा जीवन, पवित्र जीवन की तैयारी करना भी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सातवां यहाँ है मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, यानी व्यक्ति जो एक संसारिक जीवन में व्यक्ति जैसा है जो कि उसकी मूल प्रकृति है, ठीक है, उस मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, मतलब ईश्वर के प्रति जो है उसकी एक जो दृष्टि है वो उसमें बदलाव करना, ताकि अध्यात्म जीवन की तरफ व्यक्ति जो है अपना रुख जो है मोड़ सके। तो मूल प्रकृति जो व्यक्ति की है उसको आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना भी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कहे जा सकते हैं। क्योंकि आदर्शवाद आपने देखा था कि आदर्शवाद ये मानता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस संसार में चीज़ें हैं, वो सब ईश्वर की ही देन है और जो भी कुछ सत्य है वो ईश्वर ही सत्य है, ठीक है। इसीलिए मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना भी जो शिक्षा के उद्देश्य है इत्यादि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि तो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम में क्या है यहाँ पे कि आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों तथा आदर्शों पर निर्मित होने चाहिए। मतलब आदर्शवादी ये मानता है कि जो आदर्शवादी थे वो मानते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो मानव के जो क्या विचार हैं और क्या आदर्श हैं इस चीज़ पर निर्मित होना चाहिए, ठीक है। यानी व्यक्ति के किस तरह के विचार होने चाहिए, किस तरह के आदर्शों पर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वो पाठ्यक्रम जो है निर्मित किया जाना चाहिए।
दूसरा है कि उनके अनुसार, यानी जो आदर्शवादी थे उनके अनुसार पाठ्यक्रम में समस्त मानव जाति के अनुभवों का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक मनुष्य की इच्छाएं क्या हैं, उसकी विचारधाराएं क्या हैं, उसके अनुसार जो है पाठ्यक्रम को रखा जाए, ऐसा नहीं होता है। आदर्शवादी मानते थे कि जो पाठ्यक्रम है वो समस्त मानव जाति के क्या अनुभव हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर जो है बनाए जाने चाहिए, ताकि सभी व्यक्तियों पर उसका समान रूप से प्रभाव पड़ सके। तीसरा है, आदर्शवादियों ने पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को स्थान दिया। अच्छा, क्या क्या स्थान दिया, किन किन विषयों को स्थान दिया? तो बौद्धिक क्रियाओं के अंतर्गत भाषा, साहित्य, गणित और विज्ञान आदि। ठीक है, देखिए उन्होंने विभिन्न विषयों को स्थान दिया था अपने पाठ्यक्रम में। किन किन चीज़ों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जो है उन्होंने विषय चुने। जैसे बौद्धिक क्रियाओं के लिए भाषा, साहित्य, गणित और विज्ञान आदि को चुना। कलात्मक क्रियाओं के अंतर्गत कला, कविता, संगीत, ललित कलाएं, हस्तकारी आदि इन विषयों को रखा उन्होंने। और नैतिक क्रियाओं के अंतर्गत धर्म, आचार शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, नैतिक शिक्षा आदि विषयों को प्रमुखता प्रदान की गई। यानी आदर्शवादियों ने अलग अलग क्रियाओं के अंतर्गत अलग अलग विषयों को जो है, विभिन्न विषयों को जो है स्थान दिया था, वो यहाँ पे आपने देख लिया। तो ये आपसे हो सकता है घुमा के पूछ दे कि कलात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आदर्शवाद में किन किन विषयों का समावेश किया गया, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो नाम से ही स्पष्ट है। अगर हम बात करें बौद्धिक क्रियाओं की, तो यहाँ पे गणित, विज्ञान जो साहित्य है, जहाँ पे बौद्धिक क्रियाएं यूज हो रही हैं। कलात्मक मतलब जहाँ जिससे कला हमारा विकसित हो, तो चाहे वो हस्तकारी हो, ललित कला हो, संगीत हो, कविता हो, कला हो। नैतिक क्रिया जिससे कि हम जो है हमारा एक नैतिक गुण जो है उसमें जो है बेहतरी आए, वो अच्छा हो। तो नैतिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे धर्म की, अगर हम धर्म विषय को रखते हैं, आचार शास्त्र को रखते हैं, अध्यात्म शास्त्र को रखते हैं, नैतिक शिक्षा को आदि को रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी नैतिक क्रियाएं जो है वो बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा। हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद जो है हम अगला जो हमारा इसका क्लास होगा आदर्शवाद का, उसमें हम जो भी चीज़ें बची हैं उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो आदर्शवाद आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आदर्शवाद और शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें, तो आदर्शवादी बालक के रुचि योग्यता अनुसार शिक्षण विधियों को चयन का सुझाव देते हैं। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। अच्छा, कौन कौन से शिक्षण विधियां आदर्शवाद के दौरान थी? तो देखिए, प्रश्नोत्तर विधि थी, संवाद विधि, अभ्यास विधि, निर्देशन विधि, खेल विधि, तर्क विधि और आगमन और निगमन विधि। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रश्नोत्तर विधि किसके द्वारा लाई गई, तो इसके प्रवर्तक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के तो आप बताएंगे सुकरात। उसी तरह संवाद विधि के कौन है? तो प्लेटो। अभ्यास विधि के कौन है? पेस्टोलॉजी। निर्देशन विधि के कौन है? हर्बर्ट। खेल विधि फ्रॉबेल। तर्क विधि हीगल। और आगमन निगमन विधि के कौन है प्रवर्तक? तो अरस्तु। ये नाम है इन विधियों के प्रवर्तकों के, तो ताकि आपको ये पता रहे कि ये विधि किसके द्वारा लाई गई थी। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि विधियाँ कौन कौन सी है। तो ये हमारी विधियाँ हैं, ठीक है। हमारी विधियाँ क्या है? ये जो प्रश्नोत्तर से लेकर आगमन निगमन विधि, ये हमारे आदर्शवाद के दौरान कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज होती थी, या शिक्षा कौन कौन सी विधियाँ थी, वो आपको यहाँ पता चल गया। और इन विधियों के प्रवर्तक कौन थे वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो को रोकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के जो टॉपिक इस आदर्शवाद की हैं, जैसे शिक्षक, आदर्शवाद में शिक्षक की स्थिति कैसी थी, विद्यार्थियों की कैसी थी, इसके गुण दोष क्या थे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।